और रेडियस ऑफ x बतानी है तो r नॉट की जगह r नॉट a की वैल्यू कितनी है 8 और इसकी पावर कितनी है 1/3। इस तरीके से काम जो है ना हमने करना है कि रेडियस फॉर x बताना है तो r नॉट a की पावर कितना है 1/3, r नॉट की जगह r नॉट a की जगह कितना है 8 और 8 की पावर कितना हो गया 1/3, तो r नॉट 8। तो अभी हमने मॉडर्न फिजिक्स वाला जो पोर्शन था उसमें क्या क्या चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे 2 लेक्चर जो है हम ले चुके हैं, जिसमें हमने अलग अलग पीवाईक्यूज, अलग अलग क्वेश्चंस, डिफरेंट लेवल के सवाल जो है वो हमने कर लिए और सारे की कंसेप्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो यही सेम काम जो है वो हमने किसके लिए भी कर लिया, एटम के लिए। ठीक है, एटम के अलग अलग रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपने बात करी, फिर बोर मॉडल के बारे में बात करी, जिसके अलग अलग सवाल जो हैं फिर वो भी आपने डिस्कस कर लिए। अब जो पोर्शन इसमें बाकी रहता है दैट इज योर न्यूक्लियाई। आज में हम न्यूक्लियाई जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, देन हम जो है फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारी फिर मॉडर्न फिजिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन वी विल डील विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से फिर बात कर रहे होंगे। ठीक है, 12th वाली फिजिक्स जो है उसमें फिर ऑप्टिक्स रह जाएगी, और ये वाला काम जो है वो हम कोशिश करेंगे कि कब तक, कि सेमीकंडक्टर में 2 दिन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लगभग टोटल 5 यूनिट्स कवर करने में लगभग 8 एक दिन के अंदर अंदर जो है उसको हम खत्म कर देंगे। 3 दिन के अंदर फिर ऑप्टिक्स, और बचे हुए दिन जो है फिर उसमें हम जो है 11th के कुछ चैप्टर्स जो हमारे बाकी हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। एक काम और जो है वो पैरेलल में हमने स्टार्ट कर दिया है कि पीवाईक्यूज ओनली, कंसेप्ट वगैरह थोड़े बहुत उसमें बता के पीवाईक्यूज जो हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज सोल्व करके मैं वीडियो में आपके पास डाल रहा हूं, उसको भी आपने जो है वो साथ के साथ चेक कर लेना है। ठीक है, तो आज न्यूक्लियाई जो है उसके कंसेप्ट्स जो हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या सवाल इनके बेसिस पे बन सकते हैं उनके बारे में काम कर रहे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूं तो एटम वाला पोर्शन जो है वो हमारा डन हो चुका है। आज जो डिस्कस करना है सर दैट इज योर न्यूक्लियाई। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले न्यूक्लियस होता क्या है वो जान रहे होंगे। ठीक है, देन अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस की रेडियस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो डिस्कशन करना है। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, मास डिफेक्ट क्या है, और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम शुरुआत से लास्ट तक जो है सारे के सारे कंसेप्ट्स जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूक्लियाई में काम जो है वो कैसे होता है, क्या कुछ सवाल बन रहे होते हैं उनके बारे में जानने की आज कोशिश हमने करनी है। तो चीजें जो है सर वो क्या कुछ हमारे पास हैं। सबसे पहले न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं तो न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में हम एक वर्ड जो है वो डिफाइन करते हैं, और वो जो वर्ड डिफाइन करते हैं दैट इज योर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट कह लो, या फिर वर्ड जो है सर वो हम क्या यूज कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो किसको, एटॉमिक मास यूनिट को डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि काम जो है वो आपने क्या करना है, वर्ड जो है वो हमारे पास है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये चीज जो है ना सर वो हमने पढ़नी है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU जो है ना इसको हम कह देते हैं, और इस AMU के बारे में अगर हम बात करना चाहें, एटॉमिक मास यूनिट इसको कह देते हैं, या फिर इसका दूसरा जो नाम है सर, इसका दूसरा नाम है यूनिफाइड मास यूनिट। इसका दूसरा जो नाम है, दूसरा नाम है यूनिफाइड मास यूनिट। इसका दूसरा नाम है यूनिफाइड मास यूनिट। एक नाम तो क्या है सर, एक नाम है एटॉमिक मास यूनिट, AMU जिसको कह देते हैं, या फिर दूसरा जो नाम है सर वो हमारे पास क्या है, यूनिफाइड मास यूनिट। ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास यूनिट क्या होती है, इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम है, और कार्बन 12 एटम का 1/12 मास जो है वो आपने लेना है। यहाँ पे 3 बातें जो है बेटा वो आपके पास बन रही होती हैं। एक जो बात है सर वो हमारे पास है कार्बन 12 की, कार्बन 12 लेना है आपने, उसका एक एटम लेना है, और वो जो एक एटम है उसके मास का क्या कर देना है, 1/12 कर देना है। ये बातें जो है ना वो आपके पास बन रही होती है। हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट, इट इज 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 हिस्सा जो है ना वो आपने लेना है। ठीक है, ये काम जो है वो हम कर रहे होते हैं, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमें क्या पता है कि 6.022 10⁻23 इतने टोटल एटम्स होते हैं। 6.022 10⁻23 एटम्स, इतने सारे एटम्स हैं, उनके पास जो मास होगा, कार्बन 12 है तो कार्बन 12 के लिए मास जो वो कितना होगा सर, 12 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये क्या है कि एक मोल के पास कितना मास है, 12 ग्राम मास है। कार्बन 12 का मतलब क्या है कि मोलर मास जो वो कितना लेना है आपने, 12 ग्राम लेना है। तो इतने सारे एटम्स हैं, इन एटम्स के पास जो मास है वो किसके बराबर है, 12 ग्राम के बराबर।
एक एटम की अगर मैं बात करूंगा, वन एटम हैज मास, एक एटम के पास कितना मास होगा, ये अगर आपने बताना है तो क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 6.022 और 10⁻⁴ कितना हो गया 23। इतना ग्राम मास जो है वो इनके पास हो जाएगा। ठीक है, कितने सारे एटम्स थे, 1 मोल था, 1 मोल के पास इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे एटम्स के पास मास कितना है 12 ग्राम। एक एटम अगर लिया जाएगा तो मास कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, तो आपने कार्बन 12 की जगह 12 ग्राम ले लिया, एटम का मतलब एक एटम का मास जो है वो आपने निकाल लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ये आंसर आया है उसका क्या करना है 1/12 करना है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर बतानी है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इसका 1/12 है, तो 1/12 ऑफ 12 ये कितना हो गया 6.022 10⁻⁴ कितना है 23। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया कि 1/12 ऑफ दिस मास। ठीक है, तो 12 से क्या हो जाएगा 12 कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को अगर उल्टा करूंगा 1 अपॉन में 6.022 10⁻23 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻23 और ये किस में आंसर आ जाएगा ग्राम में। इस वैल्यू को अगर मैं सोल्व करता हूं किसके लिए ग्राम के लिए तो 1.6 10⁻⁻24 ग्राम हमारे पास हो जाएगा। और अगर इसको किलोग्राम में लेकर जाना चाहता हूं तो किलोग्राम में लेकर जाएंगे तो 1.6 10⁻⁻27 kg। तो हमने जो है वो यूनिफाइड मास यूनिट जो है उसको पढ़ लिया, या अगर मैं बात करना चाहूं तो एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको आपने डिस्कस कर लिया। ये काम जो है ना वो हमने पढ़ा था कि चीजें जो है सर वो क्या करनी है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम क्या नाम देते हैं AMU, या फिर नाम जो है वो क्या दिया जाता है यूनिफाइड मास यूनिट नाम दिया जाता है। ये चीजें जो है सर वो हमें पता है। मैंने क्या करना है, मैंने जो काम करना है सर वो क्या है, इट इज 1/12 1/12 मास है किसका कार्बन 12 एटम का, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। सबसे पहले कार्बन 12 की वजह से तो यहाँ पे मास कितना है 12 ग्राम। ठीक है, एक मोल का मास कितना है 12 ग्राम। एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब है 6.022 10⁻23 एटम्स। इतना मान जो है वो किसका है एक मोल का। इतने सारे एटम्स का मास कितना है 12 ग्राम। एक एटम की बात करूंगा तो ये सब कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, एक एटम का पता चल गया। मुझे इसका क्या करना है 1/12, तो 1/12 ऑफ दिस मच, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू ग्राम में आ गई, ग्राम से मैं कहाँ चला जाऊंगा किलोग्राम में। तो ये वैल्यू पता चल गई किसकी एटॉमिक मास यूनिट की, पता होनी चाहिए, पूछी जा सकती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं चलता हूं तो अगला जो काम है फिर हमारे पास क्या है कि इस एटॉमिक मास यूनिट में और एनर्जी में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट जो काम हम करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो काम है दैट इज योर रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लो या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह लो, कि एनर्जी और मास में रिलेशन जो है वो हमने यहाँ पे देना है कि एटॉमिक मास यूनिट कितने एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग होती है, ये काम करना है। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमें क्या पता है कि सर 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है सर वो किसके बराबर है 1.6 और 10⁻⁻ कितना -27, और ये आंसर किस में है kg में है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके बराबर है 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर है 1.6 10⁻⁻27 kg। ये बात जो है वो मुझे पता है। अब मुझे क्या बतानी है एनर्जी बतानी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला इसके कोरस्पॉन्डिंग बताना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा M और इंटू में कितना हो गया C का स्क्वायर। कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा M इंटू में C का स्क्वायर। ये काम करना है। तो एनर्जी अगर मुझे बतानी है डेल्टा M की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻27। ये काम जो वो आपने कर लिया कि मास कितना है 1.6 10⁻⁻27। सी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सर 3 × 10⁸ और सी का क्योंकि स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर लिया आपने स्क्वायर कर लिया। कि चीजें हमारे पास कुछ कैसे बन रही हैं, एटॉमिक मास यूनिट कितनी है 1.6 10⁻⁻27 kg, ये पता है। इसके इतने मास के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी जा रही होगी, ये आपका सवाल है। कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर फिर क्या पढ़ रखा है, एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा M इंटू में C का स्क्वायर। मास कितना लेना है, एक एटॉमिक मास यूनिट जितना मास लेना है। C कितना है, स्पीड ऑफ लाइट जितना, जो कि कितना है 3 × 10⁸। इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर अगर मैंने करा है तो ये काम क्या हो जाएगा 1.6 10⁻⁻27 3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 9 और 10⁸ का स्क्वायर करा तो कितना हो गया 16। इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 14.4 और 10 की पावर कितना हो जाएगा -11 और ये आंसर किस में हो जाएगा जूल में। इसको अगर मैं आगे भेजूं तो ये क्या हो जाएगा 1.44 10 की पावर -10 और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा
जूल में आ जाए। इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो किसकी आ गई, एनर्जी की। कि एनर्जी का फॉर्मूला जो है सर वो क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा एम इंटू में सी का स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है 1.6 10⁻⁻27 सी 3 इंटू 10⁻8 और उसका क्या है स्क्वायर है, ये 9 बन गया और इस तरीके से काम कर लिया। अब ये तो आंसर जूल में तो काफी छोटा है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना चाहते हैं तो 1.44 10⁻⁻ कितना है -10 जूल में था। इसका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना है तो 1.6 10⁻⁻13, क्योंकि 19 होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाता, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या बनाना पड़ेगा 10⁻⁻13। और ये आंसर जो है बेटा वो हमारे पास आ जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह यूज करेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके कोरस्पोंडिंग जाती है, तो एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसके कोरस्पोंडिंग होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू जो है ना वो जारी होती है। ठीक है, हम जो है वो क्या निकालेंगे, हम मास डिफेक्ट वाले सवाल जब करेंगे उनका आंसर आएगा एटॉमिक मास यूनिट में, उनकी मल्टीप्लाई कर दो सीधी, किससे मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, तो वो सीधा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक मास यूनिट क्या है 1.6 10⁻⁻27 kg है। एनर्जी बतानी है तो फॉर्मूला क्या है डेल्टा एम सी का स्क्वायर। डेल्टा एम कितना है 1.6 10⁻⁻27, सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 उसका स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यू लिखी, पुट करा, सोल्व करा, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये जूल में आया है, जूल का आंसर काफी छोटा है, एनर्जी ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कन्वर्ट करा, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻⁻13 आंसर सोल्व करा, आंसर कितना आ गया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीजें जो है ना वो आपके पास बन गई, समझ आ गई है यहाँ तक की बातें। इस बात पे एक बार गौर कर लीजिए कि ये क्या पता चल गया आपको, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक का काम। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, अगला जो काम सर सीखना है, अगले वाले काम पे अगर हम चलते हैं तो अगले वाली चीजें जो है सर वो क्या कुछ आपके पास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो पोर्शन है सर वो हमारा वो डील करता है किससे, अब हम ना न्यूक्लियस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियस जो है सर उसके बारे में अगर बताया जाए तो आपको क्या पता है, आपको पता है कि ये एटम है, एटम जो है उसका साइज, एटम के साइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो एटम का साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ठीक है, एक जो है ये हमारे पास क्या है एटम है, और एटम का साइज कितना है 10⁻⁻10 मीटर है। ये साइज तो किसका है एटम का, ये बात ठीक है। एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एटम के सेंटर में, सेंटर ऑफ एटम पे है, एटम के सेंटर पे, एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है स्फीयर है, और क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो इसकी रेडियस है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब कि एटम के कंपैरिजन में साइज काफी छोटा है। एटम का साइज किस में है, एटम का साइज है सर एंगस्ट्रोम के ऑर्डर में। और अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज किस में है 10⁻⁻15 फर्मी के ऑर्डर में है। ठीक है, तो सेंटर, एटम के सेंटर पे है, शेप जो है सर वो कैसी है स्फीयर है, और अगर मैं बात करूं तो इस पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। इसकी रेडियस देखें तो क्या है 10⁻⁻15। ठीक है, कि जिसपे एटम के सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसका साइज ये है, इन विच होल पॉजिटिव चार्ज, इन विच होल पॉजिटिव चार्ज, जिसपे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, इन विच होल पॉजिटिव चार्ज एंड, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, इन विच होल पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ एटम, एंटायर मास ऑफ एटम रिसाइड्स। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है, कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, कि कंसेप्ट जो है सर वो आपके पास क्या है, कि जिसपे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास जो है लगभग, ठीक है, होल अप्रोक्स एंटायर मास, ठीक है, अप्रोक्स वर्ड यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, जो मास जो है वो कहाँ लाई कर रहा होता है, बाहर लाई कर रहा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं होता है वो। कि काम जो हमने क्या करना है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है सर। अब न्यूक्लियस के बारे में जब हम बात करने चले तो चीजें जो है वो आपको क्या पता है, कि
एटम है, एटम का साइज जो है वो कितना है 10 की पावर माइनस का 10। उसके बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का साइज कितना है 10 की पावर माइनस का 15 है, जिसमें सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर है। लगभग सारा मास भी कहां होता है न्यूक्लियस के अंदर। लगभग क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मास किसके पास भी है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के कहां होते हैं बाहर। न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं, अगर मैं बात करूं तो वर्ड जो अगला वो हमारे पास क्या है रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं रेजिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है उनको, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर जो है सर उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और न्यूक्लियॉन की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियॉन की कैटेगरी में सर कौन आते हैं, तो प्रोटॉन आते हैं और एक कौन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं। ठीक है, कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उनका नाम क्या है, न्यूक्लियॉन्स नाम है उनका। उनका क्या नाम है, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन आते हैं और कौन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठा मिला के क्या कह दिया जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब मान लो कोई भी एक हमारे पास एलिमेंट है जिसको क्या लिखा हुआ है एक्स, तो यहाँ पे जेड जो है उसका क्या है एटॉमिक नंबर, और ए जो है उसका क्या है मास नंबर। जेड जो है सर वो हमारे पास क्या है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, और ए जो है सर वो क्या है एटॉमिक मास कह लो, या फिर हम क्या कह सकते हैं मास नंबर कह सकते हैं। एटॉमिक मास कह लो या फिर नाम जो है वो क्या है मास नंबर कह लो। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है कि चीजें जो है वो आपके पास क्या कुछ हैं, गौर करेंगे कि एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, जिसका मास नंबर जो है वो कितना है ए हमारे पास। इस तरीके से काम जो है ना वो आपको पता है। ठीक है, तो चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है, एटॉमिक नंबर जेड जो है, जेड संख्या किसकी होती है प्रोटॉन की, और ए माइनस जेड जो संख्या है वो किसकी होती है, न्यूट्रॉन की। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे जानते भी हैं, ये तो बेसिक सी बातें हैं कि Na सोडियम है 11 और यहाँ पे कितना हो गया 23, तो जो ये पैरों में पड़ा है 11, ये जो है सर ये संख्या तो किसकी है प्रोटॉन की। ए माइनस जेड 23 माइनस 11 करता हूं तो ये संख्या जो है सर वो किसकी हो जाएगी, प्रोटॉन की। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, जेड जो है वो कौन है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, आप जेड जो संख्या है वो किसकी है, प्रोटॉन्स की संख्या जो है सर वो क्या है जेड है, और ए माइनस जेड जो है संख्या किसकी है सर, न्यूट्रॉन्स की है। प्रोटॉन्स की संख्या जेड है, ए माइनस जेड संख्या किसकी है, न्यूट्रॉन्स की। दोनों का अगर मैं सम कर दूं, दोनों का सम कितना हो गया ए, और दोनों का सम ए अगर है तो वो जो वैल्यू है सर वो क्या है, न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स की जो संख्या है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या किसके बराबर है, ए के बराबर। ये काम जो है ना वो आपने करना है कि हमारे पास ये एक एटम है, एटम के सेंटर पे क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे न्यूक्लियस जो है वो अवेलेबल है। न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस 15 है, शेप उसकी कैसी है स्फेरिकल है, जिसके अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, प्रोटॉन। सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन भी कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर है। तो हल्का फुल्का मास कहाँ भी अवेलेबल है, बाहर। लेकिन ज्यादातर मास किस पे ही होता है, ज्यादातर मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन तो हल्का है उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट आपने क्या जाना है कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन आता है, प्रोटॉन आता है और क्या आता है, न्यूट्रॉन। अगर किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, एलिमेंट क्या है एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है जेड, मास नंबर कितना है ए, तो एक्स जो है वो जेड और ए की टर्म में आपने अगर लिख रखा है, तो जो ये संख्या है एटॉमिक नंबर, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, मास नंबर। इस तरीके से काम जो है वो आपने करा। जेड जो है उनका एटॉमिक नंबर है, ए माइनस जेड उनका क्या है, जो है वो न्यूट्रॉन्स की संख्या है। दोनों का सम कर दूं तो ए जो है वो किसकी संख्या आ जाती है, न्यूक्लियॉन्स की। ये बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसके बारे में, न्यूक्लियस के साइज के, न्यूक्लियस की डेंसिटी, फिर मास डिफेक्ट और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये कंसेप्ट्स जो है ना वो आपने डिस्कस करने हैं। अब वाली चीजें जो हैं वहां से आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिन पे अब आपने ध्यान थोड़ा सा देना है कि चीजें जो हैं वो क्या कुछ हैं। गौर करेंगे, काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो न्यूक्लियस के साइज के बारे में। न्यूक्लियस का साइज निकालना ये एक अच्छा कंसेप्ट आपके पास बनता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो आप दे रहे होंगे। इस काम को करने से पहले आपको एक बात पता है, और वो बात क्या है कि न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। न्यूक्लियस कैसा है, स्फेरिकल इन शेप। तो क्या बताया गया साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली it was found,
एक्सपेरिमेंटली क्या पता लगाया गया, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड, एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, क्या पता लगाया गया, पता लगाया गया कि सर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मतलब कि जितना ज्यादा मास नंबर है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स का डाटा था कि जैसे जैसे क्या बढ़ेगा मास नंबर, वैसे वैसे क्या बढ़ती चली जाएगी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, कि जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ती चली जाएगी, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है सर वो क्या करती चली जाएगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में काम करना है। साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कैसे, कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि न्यूक्लियस का साइज बढ़ता चला जाता है, किसके बढ़ने से, मास नंबर के बढ़ने से। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता गया वैसे वैसे क्या बढ़ता चला गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बढ़ता चला गया। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को अगर लिखना है तो ये चीज जो है वो क्या बन जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। न्यूक्लियस की वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और वो प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्रोपोर्शनल चला गया, किसके प्रोपोर्शनल है, मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर है, ए के बराबर। इस तरीके से काम जो है वो आपने कर लिया। कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी। फिर हमें क्या पता है कि बेटा अगर हम इसमें ध्यान दें तो ये 4/3 पाई, 4/3 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 3 भी, और क्या भी, पाई भी। तो आर क्यूब जो है सर वो प्रोपोर्शनल है किसके, ए की पावर 1 के। मतलब ये तो कांस्टेंट था तो इसको स्किप कर देंगे हम। तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1 के, और इस प्रोपोर्शनल को यहाँ पे अगर मैं क्यूब रूट करता हूं तो आर रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल है ए की पावर कितनी, 1/3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि आपको जो है वो क्या बताया गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास नंबर के। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ती चली जाएगी। 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया, क्योंकि न्यूक्लियस की जो शेप है, न्यूक्लियस की शेप जो है सर वो कैसी मानी गई थी, स्फीयर जो है वो इसको माना गया था। तो 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल है ए के। 4/3 पाई तो कुछ है ही नहीं, तो आर क्यूब प्रोपोर्शनल है ए की पावर 1। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड जो है वो लेकर आएंगे। अभी के लिए क्यूब रूट करा तो इसकी पावर क्यूब थी तो 1 रहेगी और इसकी 1/3 होगी। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड जो है वो क्या आ गया, आर नोट ए की पावर कितना, 1/3, कि आर बराबर है आर नोट ए की पावर कितना है, 1/3। इस तरीके से काम कर लिया। अब जो ये आर नोट है सर, इस आर नोट को जो है वो कांस्टेंट कहा गया है, और इसकी वैल्यू होती है सर 1.2 फर्मी के बराबर। इसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 1.2 फर्मी। यहाँ से सवाल जो है वो बहुत ज्यादा बार आपका बनता है कि रेडियस के बारे में बात करी तो रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट ए की पावर कितनी, 1/3। इसके बेसिस पे 3 अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं। सबसे पहला अगर मैं ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे हम कि हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक का नाम x है और एक का नाम क्या है, y। इसका जो मास नंबर है सर वो कितना है, a1 है, और इसका जो मास नंबर है सर वो कितना है, a2 है। कि 2 हमारे पास न्यूक्लियाई हैं, एक एलिमेंट x का है और एक किसका है, y का। x का मास नंबर कितना है, a1, y वाले का मास नंबर कितना है, a2। हमें दोनों के न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो जो है सर वो बताना है। तो मुझे क्या पता है कि सर रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट ए की पावर कितना, 1/3। हम जो जानते हैं वो क्या, कि रेडियस का फॉर्मूला आर नोट ए की पावर 1/3। तो अगर रेडियस फॉर x लिखता हूं तो x की रेडियस में क्या है, a1 है। रेडियस फॉर y लिखता हूं तो रेडियस ऑफ y जो है वो क्या है, आर नोट a1 की जगह कितना है, a2, और इसकी पावर कितना है, 1/3। ये इक्वेशन जो है क्या कही गई, फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन है ये क्या कही गई, सेकंड। एक एलिमेंट x है, एक एलिमेंट y है, इसका मास नंबर a1 है, इसका मास नंबर कितना है, a2। रेडियस का फॉर्मूला आर नोट ए की पावर कितना, 1/3। एलिमेंट x है तो a1, एलिमेंट y है तो क्या, a2। इस तरीके से काम आपने कर लिया। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकंड गिव्स, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करा तो ये क्या हो गया, rx डिवाइडेड बाय कितना, ry। लेफ्ट बाय लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट बाय राइट, राइट बाय राइट करूंगा तो आर नोट a1 की पावर कितना, 1/3 डिवाइडेड बाई आर नोट a2 की पावर भी कितना, 1/3। इस तरीके से काम कर लिया। आर नोट से सर आर नोट कट जाएगा। इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये वैल्यू जो है सर ये क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी a1/a2, और a1/a2 की होल पावर कितना है, 1/3 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। देखें ध्यान से कि हमें काम जो है वो किसके लिए करना है, एक्स और वाई। एक्स के जो लिए वैल्यू है वो क्या दे रखी है, a1, वाई के लिए जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, a2। तो सिंपल काम करना है कि आर का फॉर्मूला आर नोट ए की पावर 1/3, एक्स है तो a1, वाई है तो क्या लिख लिया, a2।
आर एक्स बाई आर वाई, इन दोनों को कैंसिल करा, आर नोट से आर नोट, तो ए वन बाई ए टू की होल पावर कितना हो गया 1/3। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना था। ये चीज जो है वो आपको समझ में आ गई, ये इनका आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, ये बात जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ये वाली चीजें जो है एक बार देखनी है आपने, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ तक के काम में होनी नहीं चाहिए। समझ आ रही है ये चीजें आपको? इतने काम पे एक बार गौर करें, नहीं समझ आ रहा है कुछ तो उसको पूछने की कोशिश करें। ठीक है, कि हमें जो पता है, हमें इन बातों का पता है सर, और इसके अनुसार हमने ये चीजें जो है वो चला ली हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट ये वाला काम पता चल गया कि रेडियस फॉर एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ वाई जो कि बराबर है a1 बाई a2 की होल पावर कितनी है 1/3 के बराबर। ये चीजें आपको पता चल गई। अब काम जो है इनके बेसिस पे और सवाल क्या बन सकते हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो अब तक के काम से हमें जो पता चला है सर, वो पता चला है कि रेडियस का फॉर्मूला है, और रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट ए की पावर कितना 1/3। एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछा जा सकता है क्या, कि फाइंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट एक्स। 8 जो है उसका क्या दे रखा है आपको, मास नंबर दे रखा है। एक्स की रेडियस बतानी है, और एक्स की रेडियस जो है सर वो क्या दे रखा है, उसका मास नंबर जो है वो कितना दे रखा है 8 के बराबर। तो रेडियस ऑफ एक्स अगर बतानी है तो रेडियस ऑफ एक्स क्या है, आर नोट ए की पावर कितना होता है 1/3। इस तरीके से प्रोजेक्ट है सर कि आर बराबर है आर नोट ए की पावर 1/3। तो रेडियस ऑफ एक्स बतानी है, और रेडियस ऑफ एक्स बतानी है तो आर नोट की जगह आर नोट ए की वैल्यू कितनी है 8, और इसकी पावर कितनी है 1/3। इस तरीके से काम जो है ना हमने करना है कि रेडियस फॉर एक्स बताना है तो आर नोट ए की पावर कितना है 1/3। आर नोट की जगह आर नोट ए की जगह कितना है 8, और 8 की पावर कितना हो गया 1/3। तो आर नोट 8 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की क्यूब, और इंटू में कितना 1/3। 3 से सर क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आर नोट मल्टीप्लाई बाई कितना 2। आर नोट की वैल्यू कितनी है 1.2 फर्मी थी। ठीक है, आर नोट याद होना चाहिए 1.2 फर्मी था, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ गया सर 2.4 फर्मी। इस तरीके से काम जो है ना हमारे पास टाइप नंबर 2 जो है वो ये बनता है। ठीक है, पहले वाला टाइप था जो जनरल क्वेश्चन था, दूसरे वाला टाइप जो है जिसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से डाटा दिखा रखा है कि एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या है एक्स, और इस तरीके से वैल्यूज जो है वो आपने पुट करी, सोल्व करा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सही है ये बात भी। थर्ड अगर टाइप करता हूं तो थर्ड वाला टाइप जो है सर वो क्या कहता है, टाइप नंबर थर्ड की अगर बात करें तो टाइप नंबर थर्ड ने क्या कहा है, एक एलिमेंट है एक्स जिसके लिए जो मास नंबर है वो कितना है 8, एक एलिमेंट वाई जिसके लिए मास नंबर जो है वो कितना है 125। ठीक है, आपको जो है क्या बताना है बताएं, रेडियस फॉर एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस फॉर वाई। एक्स और वाई की रेडियस का रेशियो बता दीजिए कि एक्स और वाई की रेडियस का रेशियो जो है सर वो किसके बराबर होगा, रेडियस फॉर एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस फॉर वाई। ये रेशियो जो है ना वो आपने बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो x के लिए जो है ये एलिमेंट, इसका मास नंबर कितना है a1 कितना हो गया 8, दूसरे वाले के मास नंबर को आपने क्या मान लिया कि दूसरे वाले का मास नंबर जो है वो कितना है 125। x बाई वाई का रेशियो बताना है तो बेटा रेशियो क्या बताया था अभी फर्स्ट वाले टाइप में कि सर ये हो जाता है a1 बाई a2, और a1 बाई a2 की होल पावर कितनी है 1/3। अभी डिस्कस करा है हमने कि a1 बाई a2 की होल पावर कितनी 1/3, 8 डिवाइडेड बाई कितना 125, 8 बाई 125 की पावर कितना हो गया 1/3। इसको लिखना चाहूं तो ये क्या लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना है 5 की क्यूब, 2 बाई 5 की क्यूब इंटू में कितना हो गया 1/3। 3 से सर 3 कट जाएगा तो ये आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 कि रेडियस फॉर एक्स डिवाइडेड बाई रेडियस फॉर वाई, और एक्स बाई वाई का रेडियस का रेशियो जो है सर वो किसके बराबर है 2/5 के बराबर है। समझ आ रही है ये बात क्या करना है। ये तीन टाइप जो है वो हमारे बनते हैं, और ये तीनों टाइप जो है वो किसके बेसिस पे हैं, न्यूक्लियर रेडियस के बेस पे हैं। ठीक है, जिसमें आपने जो मेन बात जानी है वो क्या कि सर फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है आर नोट ए की पावर 1/3 के बराबर है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आपने अगर डायरेक्ट दे रखा है तो ये आंसर निकल जाएंगे, अगर आपको जनरल दे रखा है तो ये आंसर निकल जाएगा, और अगर आपको स्पेशल ही रेडियस निकालनी है तो आप निकाल पाओगे। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट जो काम करना है दैट इज योर न्यूक्लियर डेंसिटी। अगली जो हम बात कर रहे हैं वो बात होगी न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी कराने के बाद जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे पेपर के बारे में, और नेक्स्ट जो है फिर हम पढ़ेंगे मास डिफेक्ट्स के बारे में, और जो हमारी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, और ये टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस जो इसके बेसिस के थोड़े बहुत जो बनते हैं वो मैं साथ के साथ आपको करवा रहा हूं। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है न्यूक्लियर डेंसिटी। कल से फिर क्या स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जिसमें
शुरुआत ही हम कोशिश करते हैं कि कल हम लॉजिक गेट्स ही पढ़ें, क्योंकि लॉजिक गेट्स आपने पहले कम भी पढ़ रखे होते हैं, बात नंबर 1। और बात नंबर 2 कि लॉजिक गेट्स तो पेपर में आने ही आने हैं। ठीक है, कल सारे लॉजिक गेट्स जितने भी हैं, कल पूरा सेशन जो है वो किसके ऊपर रहेगा, लॉजिक गेट्स के ऊपर हम काम कर रहे होंगे। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, तो चीजें जो हमने करनी है वो कल के लिए सेमीकंडक्टर, फिर परसों जो है सेमीकंडक्टर की जो भी थ्योरी बनती है उस सारी थ्योरी को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, ये काम मॉडर्न फिजिक्स का खत्म हो जाएगा। देन हम डिस्कस करेंगे किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसमें पहले हम ईएम वेव कर लेंगे, सारी ईएम वेव्स को याद करने वाला जो काम है उसको कंप्लीट कर लेंगे। बैक से शुरू करेंगे उसको, EMI AC जो है वो पहले करवा रहे होंगे। ठीक है, ताकि वो सवाल जो है वो आप रिवीजन करने का आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए। ठीक है, और उनके PYQs जो है वो अलग से भी वीडियोस में आते रहेंगे, मतलब हर एक उसकी डबल डबल वीडियोस जो है ना वो आपको मिलती रहेंगी। अब मेन बात है कि अब आप मेहनत कितनी कर रहे हो, घर जाके क्वेश्चन कितने लगा रहे हो। अगर क्वेश्चन लगा रहे हो तो चीज सही है। और एक जो है वो शाम को आज डाउट सेशन भी रख लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको सारों को क्लियर करने की कोशिश कर लेंगे। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है जी, तो काम जो है वो क्या करना है सर, वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर डेंसिटी होती क्या है, डेंसिटी का मतलब तो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। और न्यूक्लियर वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस की ही वॉल्यूम। ठीक है, तो वर्ड जो है सर वो हमें क्या पता है, डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में बात करूं तो बेटा डेंसिटी क्या होता है, मास और डिवाइडेड बाई क्या है, वॉल्यूम। मास को डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम तो किसकी है, न्यूक्लियस की। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और मास ऑफ किसका, न्यूक्लियॉन्स। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। ध्यान से समझेंगे कि चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी। और न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ये काम जो है ना वो आपने करना है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा हमने कि न्यूक्लियस की वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है सर वो कैसी होगी, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस जो है सर वो स्फेरिकल होता है, और स्फेरिकल अगर होता है तो उसकी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगी, 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करूं तो ये काम क्या हो गया, 4/3 पाई आर की क्यूब। ओके रिपोर्ट है ये बात। तो नेक्स्ट जो काम करना है सर वो क्या करना है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियॉन्स में आता कौन है, न्यूक्लियॉन्स के बारे में जब हमने बात करी थी तो न्यूक्लियॉन्स की कैटेगरी में सर दो चीजें आती हैं, एक तो क्या आता है प्रोटॉन और एक क्या आता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है सर वो दोनों कैसे हैं, लगभग से अप्रोक्सीमेटली सेम मास के हैं। तो इसका भी मास m मान लिया और इसका भी मास कितना मान लिया, m। हालांकि एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है, लगभग सा मास क्या करता है, मैच करता है, इस वजह से ऐसा लिखा जा रहा है। अगली अगर मैं बात करूं तो इसका जो संख्या है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, a-z, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, a-z। दोनों का सम करता हूं तो दोनों का सम जो है सर वो किसके बराबर हो गया, a-z में z को जोड़ूंगा तो कितना बच जाएगा, a बच जाएगा। ये काम जो है ना वो आपने करना है। न्यूक्लियॉन्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास लगभग सा क्या है, सेम, और दोनों की मिला के संख्या कितनी होती है, a के बराबर। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, लेट m जो है, m बी द मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। m जो है, लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच न्यूक्लियन। हर एक न्यूक्लियन का जो मास है, हर एक न्यूक्लियन का जो मास है सर वो किसके बराबर है, लेट अस कंसीडर कि मास ऑफ ईच न्यूक्लियन, हर न्यूक्लियन का मास जो है वो किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर है। तो एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल m है और इनकी संख्या किसके बराबर है, a के बराबर है। एक न्यूक्लियन का मास कितना, m, और इनकी संख्या कितनी, a। तो कितना बन गया, m मल्टीप्लाई बाई a, डिवाइडेड बाई कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। 3 तो सर डिवाइड के डिवाइड में कहां चला जाएगा, ऊपर, 3ma डिवाइडेड बाई कितना हो गया ये, 4 पाई आर की क्यूब बन गया। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है कि एक का मास जो है वो किसके बराबर है, एक का मास m है, टोटल संख्या कितनी है, a। तो टोटल जो मास है सर वो क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई बाई a। वॉल्यूम की बात करूं तो 4/3 पाई आर क्यूब, 3 डिवाइड के डिवाइड में था, ऊपर चला जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। इस तरीके से काम बन गया। इसको लिखूंगा तो 3ma डिवाइडेड बाई 4 पाई, और r की जगह अगर मैं लिखूं तो r की जगह लिख लिया r0 a की पावर 1/3, और इस सारे की क्या हो जाएगा, क्यूब हमारे पास हो जाएगा। कि 3ma जो है वो आपने बना लिया, 3ma डिवाइडेड बाई 4 पाई आर की क्यूब, r की जगह r0 a की पावर कितना, 1/3, और इसकी क्या हो जाएगा, क्यूब। इस तरीके से तो ये काम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3ma डिवाइडेड बाई, ये 4 पाई तो 4 पाई है ही, और इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, r0 की क्यूब हो जाएगा, a की पावर 1/3 की क्यूब करूंगा तो a हो जाएगा, a से सर क्या हो जाएगा, a कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r0 की क्यूब। इस तरीके से काम बन गया।
अब क्या यहाँ पे कहीं ए लिखा हुआ है? ए से ए तो आपका क्या हो गया है? कैंसिल। इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट आपकी है आज की क्लास में कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इंडिपेंडेंट ऑफ ए का क्या मतलब है सर? कि वो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। वहां पे ए से आपका ए जो है वो क्या हो जाता है? कैंसिल। और ए से ए कैंसिल हो गया तो वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी, और वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी तो वो क्या रहेगी? कांस्टेंट। और इसका ऑर्डर जब लिखा जाता है तो लगभग इसका ऑर्डर जो है वो 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब में है। 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। पानी के बारे में बात करूं, ये पूछी गई है बात, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 10⁻3। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है? 10⁻17। तो पानी की डेंसिटी के कंपैरिजन में लगभग कितना है? 10⁻14 टाइम्स है। कितना है? 10⁻14 टाइम्स जो है ना वो आंसर है। ये पूछा गया आपसे। बात जो है वो क्या आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अगर ये पूरा बड़ा कमरा क्या है? एटम है, तो ये जो है पेन की निब जो है ना वो किसका काम करती है? न्यूक्लियस का। उसी के अंदर कौन है? सारे के सारे प्रोटॉन, और उसी के अंदर सारे के सारे क्या है? न्यूट्रॉन। तो ये काफी डेंस होता है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा है। पानी के कंपैरिजन में तो कितना है? 10⁻14 टाइम्स है। बहुत ज्यादा बड़ी डेंसिटी है किसके कंपैरिजन में? पानी के कंपैरिजन में। ये बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर डेंसिटी में हमने क्या देखा? न्यूक्लियर डेंसिटी में हमने देखा कि सर ये ए जो है वो क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। ए और अगर कैंसिल हो चुका है तो ए अगर कैंसिल हो गया तो केल क्या हो गया? खत्म ही हो गया। कि इसका मतलब ये जो है ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। सभी की न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहती है? सेम। मतलब कि यहां पे अगर मैं बात करना चाहूं तो क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो किसके लिए लिखनी है? एक्स के लिए, डिवाइडेड बाई क्या करना है? न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर वाई। दो एलिमेंट की न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 1:1, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता है? न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो जो है सर वो कितना रहेगा? न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो जो है सर वो हमेशा क्या रहेगा? 1:1, क्योंकि वो एलिमेंट के मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर का। और न्यूक्लियर डेंसिटी अपने आप में एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, इस बात पे आप ध्यान देंगे। तो न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला अगर मैं काम करता हूं तो अगली जो चीजें हैं सर वो हमने क्या कुछ करनी है? अगली जो चीजें हैं वो हमने क्या करनी है? न्यूक्लियर डेंसिटी के बाद जो बात है सर वो किसकी आती है? मास डिफेक्ट की आती है। मास डिफेक्ट के बारे में चर्चा हम कर रहे होते हैं। मास डिफेक्ट जो है सर उसको लिखा जाता है डेल्टा एम से। ठीक है, मास डिफेक्ट जो है सर उसको किससे लिखा जाता है? डेल्टा एम से लिखा जाता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो मास डिफेक्ट जो है सर उसको अगर आपने लिखना है तो कैसे लिख पा रहे होंगे? गौर करेंगे। मास डिफेक्ट जो है सर डेल्टा एम से आपने लिख दिया। अब मास डिफेक्ट होता क्या है कि चीजें जो है वो करनी क्या है सर इसमें कि न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन। अलग से प्रोटॉन का मास मेजर करा गया, अलग से किसका? न्यूट्रॉन का। इकट्ठा किसका करा? न्यूक्लियस का। दोनों मास में क्या पाया? कुछ अंतर पाया गया। ठीक है, और वही अंतर जो है वो क्या कहलाया? मास डिफेक्ट। मतलब कि अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये 100 ग्राम का, ये कितने का? 50 का। 100 जमा 50 करा तो कितना होना चाहिए? 150 होना चाहिए, लेकिन पाया कितना? 149। वो 1 ग्राम गया कहाँ? वो इनको बांधने में चला गया सर। ठीक है, कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो काम जो है हमें क्या बताएं? ये मान लो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन का मास mp है, न्यूट्रॉन का मास कितना है? mn। प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? z। और न्यूट्रॉन की संख्या जो है सर वो कितनी होती है? a-z। ठीक है, कि ये बातें हमें पता है। लेट mp इज द मास ऑफ प्रोटॉन, mn इज द मास ऑफ न्यूट्रॉन। a-z जो है वो इसकी संख्या है और z किसकी संख्या है? प्रोटॉन की। पूरे न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर न्यूक्लियस का मास मान लिया हमने mn मान लिया। mn इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। mn इज द मास ऑफ न्यूक्लियस। mn न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, प्रोटॉन का मास mp है, न्यूट्रॉन का मास जो है वो कितना है? mn। ये z है और ये संख्या कितनी है? a-z। ये काम आपने कर लिया। नेक्स्ट अगला जो काम है सर वो मास डिफेक्ट बताना है। मास डिफेक्ट बताना है तो सर इकट्ठा करना है किसको? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। z मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। ये काम तो किसके लिए कर लिया? संख्या कितनी है? z। मास कितना है प्रोटॉन का? mp। संख्या अगर मैं देखता हूं तो संख्या अब कितनी है? a-z। और मास जो है वो न्यूट्रॉन का मास जो है सर वो किसके बराबर है? mn के बराबर है। संख्या कितनी? z। एक का मास कितना है? mp। संख्या कितनी है? a-z। और इनका मास जो है वो न्यूट्रॉन का मास कितना है? mn। z mp a-z इंटू में कितना हो गया? mn। इन दोनों को इकट्ठा करा, अलग से किसको माइनस कर देना है? न्यूक्लियस के मास को इसमें से क्या कर देना है? माइनस। हालांकि आंसर कितना आना चाहिए था? 0, लेकिन हल्के फुल्के मास का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि कुछ मास जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में।
कहाँ गई वो एनर्जी? न्यूक्लियॉन्स को बांधने के काम आ रही है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांधने के काम आ रही है। अब इसमें जो काम है वो आपने क्या कर लिया, ये जो है ये क्या बन गया ZMP, इसमें ZME को आपने ऐड कर दिया, A माइनस जेड इंटू में कितना हो गया MN, इसमें से ZME जो है वो आपने माइनस कर दिया। ठीक है, कि आपने जो इसके अंदर करा क्या है, इसके अंदर आपने जो चीजें करी हैं वो क्या, कि ZME के मास को ऐड कर दिया और ZME के मास को ही आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। एडिशन भी उसी का कर दिया, सब्ट्रैक्शन भी वही कर दिया। इन दोनों में अगर मैं बात करता हूं तो इन दोनों में Z जो है वो कॉमन ले लिया, Z कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बनेगा MP प्लस क्या हो गया ME। Z कॉमन लिया तो MP प्लस कितना हो गया ME, प्लस इसको लिखूंगा तो ये कितना हो गया A माइनस जेड इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस Z कितना हो गया ME हमारे पास। ये काम जो है वो आपने कर लिया। अगली जो चीजें हैं सर उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो अगला काम जो है वो क्या करना है, कि इनमें से Z को कॉमन लिया तो MP प्लस ME, A माइनस जेड इंटू में MN, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला प्रोजेक्ट है। अब ये एक प्रोटॉन है और एक ही क्या है इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम के अंदर होते हैं, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस A माइनस जेड इंटू में मास किसका हो गया न्यूट्रॉन का, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन तो टोटली मास होता है तो क्या लिखा गया M। तो ये जो वर्ड है सर ये हमारे पास क्या बन जाता है, मास डिफेक्ट बन जाता है। मास डिफेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास इकट्ठा करा, न्यूक्लियन का मास जो है वो न्यूक्लियस का मास जो है उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ZME ऐड करा, ZME सब्ट्रैक्ट, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, टोटल मास होता है। इस तरीके से काम कर लिया तो ये जो मास है ये हमारे पास आ गया मास डिफेक्ट। इस तरीके से काम कर लिया। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मुझे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बतानी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मास मल्टीप्लाई बाई डेल्टा M मल्टीप्लाई बाई C का स्क्वायर। ये काम जो है ना वो हमारे पास होता है। इसको अगर लिखना चाहूं तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है ZMH प्लस A माइनस जेड इंटू में MN माइनस का टोटल मास और इंटू में कितना हो जाएगा C स्क्वायर। ये वर्ड जो है सर वो क्या बन गया, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है, वो वैल्यूज देता है। वो वैल्यू देगा कि आपके पास जो है वो Z की वैल्यू MP, A माइनस जेड, MN और कैपिटल MN, ये सारी वैल्यूज आपको देगा। ये आंसर जो है सर वो किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में, क्योंकि मास था ये आंसर तो किस में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट की मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कर दूंगा 931.5 से, तो ये आंसर जो है वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो आंसर किस में आती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है, ये आंसर आ गया मास डिफेक्ट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है सर उनके बारे में अगर हम काम करना चाहें तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करती है सर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे, कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ज्यादा होने का फायदा नहीं है, फायदा किसका है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हर एक का हिस्सा कितना है सर, जितना ज्यादा हर एक का हिस्सा होगा उतनी ज्यादा एक की क्या होगी, स्टेबिलिटी। ये काम जो है ना वो आपने करने की, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है किसके बढ़ने से, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बढ़ने से। जिसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आयरन के लिए अगर हम ये वैल्यू निकालें तो आयरन के लिए वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियन। हर न्यूक्लियन के लिए वैल्यू आयरन के लिए कितनी है, 8.8 है। और आयरन का जो न्यूक्लियाई है सर हाईली स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो न्यूक्लियाई है, हाईली स्टेबल, सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है सर उसका नाम क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो आयरन है। और आयरन की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है। नेक्स्ट, अगर हम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कर्व बनाते हैं तो वो भी आप लोगों ने सीखा हुआ है, वहां से कुछ बातें जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं जिसपे हम काम करेंगे। कि काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसके बारे में काम जो है ना सर वो हमने करना है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बनाना है मास नंबर के साथ। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ मास नंबर के साथ आपने बनाना है। ये ग्राफ जो है वो कुछ किस तरीके से चलेगा इस पे आप ध्यान दे रहे होंगे। तो ये ग्राफ जो है सर इसको जब हम देखते हैं तो इस तरीके से शेप जो है ये ले रहा होता है।
ऐसे करके शेप इसकी होती है। इनमें हमें 5 बातें जो है वो याद करनी होती हैं। सबसे पहली जो बात है सर वो क्या, कि ये आयरन है जिसका मास नंबर कितना है 56, उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होती है। आयरन का न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। आयरन तक तो ये क्या करती है, इंक्रीज, फिर यूरेनियम 236 तक ये क्या कर जाती है, डिक्रीज करती है। ऐसे जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन जैसे न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है। यहाँ पे बातें ही जो है ना वो मैं लिखता हुआ चलता हूँ। बात नंबर एक जो है सर क्या है, हाइड्रोजन जैसे जो न्यूक्लियाई हैं उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम। इसका मतलब वो बहुत कम स्टेबल है। हाइड्रोजन जैसे न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल नहीं होते, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। सबसे ज्यादा जो है सर वो किसकी है, आयरन की है। आयरन के लिए बात करें तो उसकी 8.8 के लगभग जाती है। आयरन तक ये इंक्रीज करती है, फिर जो ये क्या करने लग जाती है, डिक्रीज करती है। कहां तक डिक्रीज करती है, यूरेनियम 236 तक। फिर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये जो है, ये मास नंबर जो है मान लो 20। यहाँ पे अब अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो यहां से लेके यहां तक का ये जो कर्व है लगभग सा क्या है, सेम सही रहा है। ये कर्व यहां तक जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कोई ज्यादा वेरी नहीं कर रही है। मतलब कि जो इस एरिया में आएंगे लगभग ये 120 तक चलता है, और ये जो है लगभग कितना 20 से, मतलब कि एलिमेंट एक्स का जिसका मास नंबर 20 है से लेके 120 तक ये कर्व जो अलग लगभग सा क्या रहा है, सेम सही रहा है। मतलब कि ये वाले न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से स्टेबल हैं। ये बात नंबर क्या होगी, 4। फिर यहाँ पे अगर मैं देखता हूं तो ये जो जिनके इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हैं। किसके कंपैरिजन में, ओड वालों के। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है ये क्या हो गया, लिथियम हो गया। यहाँ पे जो वर्ड है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बोरोन आ जाएगा। लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा तो वो ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट एक बात समझेंगे बेटा कि सर ये जो लिथियम है इसके नंबर कितना होता है, 7। हमें क्या पता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 56 वाला। हर कोई क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। 7 से 56 में जाना है। 7 वाला स्टेबल होता अगर वो कितना होता, 56। तो 7 से 56 कैसे बनते हैं, जब इसमें कुछ जुड़ेगा। जुड़ेगा का क्या मतलब है कि ये किसी दूसरे न्यूक्लियस से जुड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियस से जुड़ेगा तो ये क्या प्रोसेस शो करते हैं, फ्यूजन, जुड़ना। जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा 56, ताकि ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। ये 236 वाला स्टेबल कब होता, जब ये कहां पहुंच जाता, 56 पे। 236 का 56 कैसे बनेगा, जब वो टूटेगा तो ये वाले जो है कौन सी प्रोसेस शो करते हैं, फ्यूजन। तो जो बड़े वाले न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूजन शो करते हैं, जो छोटे वाले न्यूक्लियाई हैं वो फ्यूजन शो करते हैं। इनमें ही आपका जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन या छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, जो आप कर लोगे। कोई दिक्कत इतने काम में आ रहा है तो उसको पूछ लेंगे। कल से लॉजिक गेट्स जो है वो हम शुरू कर रहे होंगे। इतना काम जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए।